My name is Devika Sahu and I am a student of BSc Part 3 in Government Kangla Maji College, Dandi. My presentation topic is beta oxidation of fatty acid. तो सबसे पहले हम इसका सिनॉप्सिस देखते हैं। इसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, थर्ड है ब्रेकडाउन और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, फोर्थ है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑक्सीडेशन। इसमें है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, डिसेचुरेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, थायोलाइसिस और थायोलाइटिक क्लीवेज, और फिफ्थ है रिफरेंस बाय। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो प्राणियों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट्स जो है वो एनर्जी का दूसरा प्रमुख सोर्स होता है। प्राणियों के शरीर में फैट्स मुख्य रूप से 3 प्रकार की पाई जाती है जो कि सेल्स के द्वारा उपयोग में आती है। यह फैट्स हैं, फर्स्ट है ट्रू फैट्स या न्यूट्रल फैट्स, सेकंड है फॉस्फोलिपिड और थर्ड है स्टेरॉल्स। वसा से ऊर्जा की प्राप्ति की प्रक्रिया कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक जटिल होती है। फैट्स का एडिपोज टिश्यू से फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में विखंडन होता है जिनको ब्लड में पहुंचाया जाता है। एडिपोज टिश्यू ब्लड से फैटी एसिड को लेकर फैट्स का नवनिर्माण भी करता रहता है, जिससे लगभग 15 से 20 दिन में संपूर्ण फैट्स का नवीनीकरण होता है। अब सेकेंड है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। इसमें है ऑक्सीकरण द्वारा ग्लिसरॉल सर्वप्रथम ग्लिसरिक एल्डिहाइड में परिवर्तित होता है। यह फॉस्फोरिलेशन के पश्चात 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड उत्पन्न करता है जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के परिपथ में प्रवेश कर पायरुविक एसिड बनाता है। अंत में CO2 एवं H2O में ऑक्सीकृत होता है। प्राणियों के पेशियों तक अपनी एनर्जी का उत्पादन ग्लाइकोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा करता है। जब ब्लड में शुगर की मात्रा सामान्य से कम होती है तब फैट्स का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से CO2 एवं H2O में होता है और एनर्जी रिलीज होती है। अब थर्ड है ब्रेकडाउन और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। सन 1904 में वैज्ञानिक फ्रेंच ने अपने विस्तृत रूप से वर्णन किया कि फैटी एसिड का डिग्रेडेशन उसके कार्बोक्सिलिक सिरे से 2 कार्बन इकाइयों के अनुक्रमिक अपनयन द्वारा होता है। यह निम्नीकरण बीटा कार्बन पर ऑक्सीकरण द्वारा होता है। प्रक्रियाओं के इस प्रक्रम को बीटा ऑक्सीकरण पद कहते हैं क्योंकि फैटी एसिड के जो बीटा कार्बन है उसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है, अतः इसको बीटा ऑक्सीकरण पद कहते हैं। इसको समझने के लिए डेविड ग्रीन एवं सेवोराको ने महत्वपूर्ण योगदान किया। सन 1949 में कैनेडी एवं अल्बर्ट लेहिंजर ने दर्शाया कि फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकृत होते हैं। इस प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को सामूहिक रूप से फैटी एसिड ऑक्सीडेज कहते हैं। इस ऑक्सीकरण प्रक्रिया में एक श्रृंखला द्वारा जिसमें कई एंजाइम और कोएंजाइम शामिल होते हैं प्रमुख वसा से 2 कार्बन परमाणु कम वाला कीटोन अम्ल का निर्माण होता है। अब फोर्थ है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो वसा अम्ल के ऑक्सीकरण को प्रारंभ करने से ATP की कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है। फैटी एसिड के ऑक्सीकरण की यह प्रक्रिया मुख्य रूप से लीवर एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन को 5 प्रावस्थाओं में निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। तो इसमें फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का एक्टिवेशन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करने के पूर्व होता है। इस क्रिया में जो कोएंजाइम के साथ संलग्न होते हैं ATP द्वारा जो फैटी एसिड के कार्बोक्सिल समूह एवं कोएंजाइम के सल्फाहाइड्रल समूह के बीच एक थायोस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है। यह प्रारंभिक एक्टिवेशन प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पर होती है जहाँ पर इसका उत्प्रेरण थायोकाइनेज एंजाइम एसिल कोएंजाइम सिंथेटेज के द्वारा किया जाता है। फैटी एसिड सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी सतह पर सक्रिय होते हैं लेकिन इनका ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। लंबी श्रृंखला वाले एसाइल कोएंजाइम के अणु माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में आसानी से पार नहीं हो सकते, अतः माइटोकॉन्ड्रिया में एक विशेष परिवहन क्रिया विधि के द्वारा कार्निटिन लंबी श्रृंखला वाले एक्टिव फैटी एसिड्स को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ले जाता है। अब सेकेंड है डिसेचुरेशन। एसिल कोएंजाइम के निर्माण के पश्चात उसके अल्फा एवं बीटा कार्बन परमाणुओं से हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं का रिमूवल होता है। यह निम्नीकरण एसिल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा होता है। इसके कारण इनाइल कोएंजाइम की उत्पत्ति होती है। डिहाइड्रोजिनेज का कोएंजाइम FAD होता है जो कि हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। 2 हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलते हैं और FAD से FADH2 बनता है। अब थर्ड है हाइड्रेशन। तो
इस स्टेज में इनॉल कोएंजाइम के सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का इनॉल कोएंजाइम हाइड्रेटेज द्वारा हाइड्रेशन होता है, जिसके कारण एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी कोएंजाइम बनता है। अब फोर्थ है ऑक्सीडेशन। इस स्टेज में द्वितीय ऑक्सीकरण होता है, जिसमें बीटा हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम के थर्ड कार्बन पर स्थित हाइड्रोक्सिल समूह को कीटो समूह में परिवर्तित किया जाता है। यह ऑक्सीकरण 3 हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित होता है। इसके कारण कीटो एसिल कोएंजाइम बनता है। इस प्रक्रिया में NADH एंजाइम के समान कार्य करता है एवं हाइड्रोजन का परिवहन करता है। NAD से NADH2 बनता है। थायो अपघटन या फिर थायोलाइसिस और थायलैटिक क्लीवेज, यह लास्ट स्टेज है जिसमें कीटोएसाइल कोएंजाइम का एक अणु दूसरे कीटोएसाइल कोएंजाइम के अणु के थायोल समूह के क्लीवेज से एसाइल कोएंजाइम तथा ओरिजिनल एसिल कोएंजाइम, जिनका बीटा ऑक्सीकरण होता है, की अपेक्षा 2 कार्बन परमाणुओं से लघुकृत एसिल कोएंजाइम मिलते हैं। इस प्रकार का थायो अपघटनीय विदलन थायोलेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। इस क्लीवेज की क्रिया में उत्पन्न होने वाला एसिल कोएंजाइम ऑक्सीकरण पथ में पुनः प्रवेश करता है। इस प्रकार एक लंबी श्रृंखला वाला वसी अम्ल पूर्ण रूप से एसिटिल कोएंजाइम में डिग्रेड हो जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम के साइट्रिक एसिड साइकिल से CO2 एवं H2O में ऑक्सीकृत होने पर फैटी एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। एसिटिल कोएंजाइम की इकाइयाँ साइट्रिक एसिड साइकिल में ऑक्जेलिक एसिड से मिलकर प्रवेश करती है। इस बीटा ऑक्सीकरण के कारण कीटोन अम्ल बनते हैं। ये एसिटिक एसिड एवं अन्य अम्ल से विघटित हो जाते हैं। इस प्रकार एसिड के कार्बन परमाणुओं से 2 परमाणु कम हो जाता है एवं एसिटिक एसिड ऑक्सीकरण के कारण CO2 एवं H2O में विघटित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले फैटी एसिड, जिसमें फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है। इसमें कोएंजाइम ऐड होता है जो थायोकाइनेज की उपस्थिति में एसिल कोएंजाइम बनता है। जो फैटी एसिल कोएंजाइम होता है वो एक्टिव फैटी एसिड होता है। इसमें 2 ATP यूज़ होता है और इसमें जो ATP है वो फॉस्फेट समूह त्याग कर AMP बनाता है। अब फैटी एसिल कोएंजाइम जो है वो एसिल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में इनॉल कोएंजाइम बनाता है, जहाँ पे FAD है वो हाइड्रोजन को ग्रहण कर FADH2 बनाता है। अब इनॉल कोएंजाइम जो है वो यहाँ पे हाइड्रेशन होता है और H2O को लिया जाता है। इसमें इनॉल कोएंजाइम हाइड्रेटेज की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम बनता है, जो कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम जो है वो बीटा हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम बनता है। यहाँ पे जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम के बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो बाहर निकलता है और यहाँ पे कीटो समूह ऐड हो जाता है, जिससे बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम बनता है। और यहाँ पे NAD+ है जो वो NADH एवं H+ में कन्वर्ट होता है। उसके बाद बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम, यहाँ पे इसका क्लीवेज होता है और कोएंजाइम फिर से ऐड होता है, जहाँ एक एसिल कोएंजाइम एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्लीवेज होता है और फैटी एसिल कोएंजाइम एवं एसिल कोएंजाइम बनता है, जो आगे क्रेब्स साइकिल में यूज़ होता है। अब इसका रेफरेंस बाय है RP यूनिफाइड बुक, जिसके राइटर है डॉक्टर MS सक्सेना, और इसके जो डायग्राम है इसको pharmaexchange.info गूगल लिंक से लिया गया है। थैंक यू।